हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए नया एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इन्वर्टर एसी को बेटर बताते हैं, वहीं कुछ लोग नॉन इन्वर्टर एसी को ज्यादा बेटर बताते हैं। तो ऐसे में आपको यह समझना जरूरी है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क क्या होता है, किन कंडीशंस में इन्वर्टर एसी बेटर परफॉर्म कर सकता है और किन कंडीशंस में नॉन इन्वर्टर एसी बेटर परफॉर्म करता है। यानी कि आपको ये कंपैरिजन वीडियो देखना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में मार्केटिंग की बात नहीं करने वाला, रियलिटी की बात करने वाला हूं। मैं कंपेयर करने वाला हूं कूलिंग को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, कंफर्ट को, ड्यूरेबिलिटी को, रिपेयर कॉस्ट को, मेंटेनेंस को, ह्यूमिडिटी कंट्रोल को, सोलर कंपैटिबिलिटी को, लो वोल्टेज परफॉर्मेंस को, वारंटी को, फीचर्स को और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट को। यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर हम इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी को कंपेयर करने वाले हैं, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि आपके लिए कौन से टाइप का एसी लेना बेटर रहेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और पहले समझते हैं हम इन दोनों की वर्किंग क्या है। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को समझेंगे और साथ साथ में इन दोनों टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करते भी चलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आ जाए कि एक नॉन इन्वर्टर एसी क्यों लेना बेटर होता है या फिर एक इन्वर्टर एसी क्यों लेना बेटर होता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले वर्किंग से ही कंपैरिजन शुरू करते हैं। एसी की वर्किंग को समझने के लिए हमें कंप्रेसर की वर्किंग को समझना होगा। इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड्स पर चल सकता है, यानी कि उस कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगाई गई है वो कम स्पीड पर भी चल सकती है और ज्यादा स्पीड पर भी चल सकती है। अब कम और ज्यादा पर चलने से होता क्या है, अब जैसे आपके पास कोई कार है या बाइक है तो आप उसे कम स्पीड पे भी चला सकते हैं और ज्यादा पे भी चला सकते हैं। जब आपको 100 की स्पीड पे चलाना हो तो आप एक्सीलेटर को पूरा खींच देते हैं बाइक के या फिर कार के एक्सीलेटर को दबा देते हैं। वहीं आपको स्पीड कम करनी हो तो आप एक्सीलेटर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ब्रेक नहीं लगाते हैं, एक्सीलेटर से ही स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको कार बिल्कुल ही रोकनी हो तब आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। अदरवाइज रनिंग कंडीशन में आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कार आपकी चलती रहती है, स्पीड कंट्रोल होती रहती है। अब यह होता है ट्रैफिक के कारण, ऐसा ही होता है। लेकिन एसी के केस में जो ट्रैफिक है वो है हीट। आपके कमरे के अंदर जिस तरह से हीट बढ़ती रहती है या कम होती रहती है, उस तरह से कंप्रेसर की स्पीड भी कम और ज्यादा होती रहती है। अगर आपके कमरे के अंदर गर्मी का लेवल ज्यादा है तो कंप्रेसर अपना एक्सीलरेटर खींच देगा, यानी कि फुल स्पीड के ऊपर चलेगी मोटर, ताकि आपको ज्यादा कूलिंग डिलीवर की जा सके। और जैसे ही आपके रूम के अंदर कूलिंग मेंटेन हो जाती है तो वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, यानी कि जितनी कूलिंग की जरूरत है रूम के अंदर उतनी ही कूलिंग देता है वो। इसीलिए उसको वेरिएबल स्पीड्स पर चलने वाला कंप्रेसर कहते हैं। और यह हो पाता है डीसी मोटर से। एक इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर डीसी मोटर होती है और डीसी मोटर को आप मल्टीपल स्पीड्स के ऊपर चला सकते हो। अब आते हैं हम नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर पर, जिसको फिक्स स्पीड भी बोला जाता है। फिक्स स्पीड से ही आप समझ जाओगे कि वो सिर्फ एक स्पीड पर ही चलने के लिए डिजाइंड है। अगर आप उसे चाहो कि 100 की स्पीड पे चलना है और फिर 60 पे भी चलना है तो ये पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई ऐसी कार है जो जब चलेगी तो बस 100 पे ही चलेगी और जब रुकेगी तो बस ब्रेक ही लग जाएगी, यानी कि जब चलेगी तो एक ही रफ्तार से चलेगी, कम नहीं होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जब बार बार उसको चलाया जाएगा तो बार बार इंजन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि मान लो एक बार चली 1 मिनट के लिए 100 की स्पीड पे, अब काफी तेज रफ्तार है, आगे ट्रैफिक आ गया तो अब उसे धीरे करना है तो क्या होगा, इंजन को बंद कर दिया जाएगा और ब्रेक का भी यूज किया जाएगा, ताकि जो उसकी स्पीड है, जो उसका मोशन है, उसके थ्रू ही जो डिस्टेंस है वो कवर होता रहे। और जब ऐसा लगेगा कि अब ट्रैफिक क्लियर हो गया है, अब दोबारा से स्पीड पकड़नी है, तो दोबारा से कार का इंजन स्टार्ट किया जाएगा और वो फिर से उसी रफ्तार से चलेगी। लेकिन ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कंफर्ट खराब होगा दोस्तों। अगर आप कार में बैठे हैं और वो ऐसे चल रही है तो आप सोच के देखिए कि जब वो 100 की स्पीड पे चल रही होगी तो आपका कंफर्ट लेवल अच्छा होगा, आपको मजा आएगा। लेकिन जब इंजन बंद हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि यार स्पीड तो खत्म ही हो गई, चल क्यों नहीं रही है कार।
और ऐसा ही होता है नॉन इन्वर्टर एसी के केस में। जब नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर चलता है तो आपको कूलिंग बहुत शानदार मिलती है। एसी चलते ही 100% एफिशिएंसी से कूलिंग डिलीवर करता है। आपको लगता है कि एसी चलते ही रूम चिल हो गया, और जितनी देर तक डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव नहीं होता तब तक एसी 100% एफिशिएंसी से ही कूलिंग देता रहता है। जब एक बार टेम्परेचर अचीव हो जाता है तब जाके कंप्रेसर बंद होता है, और जब वो बंद होता है तो आपको पता लग जाता है, क्योंकि एसी के इंडोर यूनिट से ठंडी हवा आनी बंद हो जाती है। अब यानी कि ये चीज आपको समझ आ गई है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है और एक इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर लेता है, ऑन ऑफ नहीं होता है। जनरली नहीं होता है, कुछ खास कंडीशंस में हो भी जाता है, लेकिन आमतौर पर इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है स्पीड को कम ज्यादा करके। लेकिन एक नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर लगातार नहीं चलता है, जब डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होता सिर्फ यह है कि आपको कंफर्ट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। अब इसके और क्या फायदे नुकसान है ये हम अगले पॉइंट्स में समझेंगे। यहां तक मैं आपको वर्किंग समझा रहा था कि दोनों एसीज का काम है आपके कमरे के अंदर कूलिंग करना, कमरे की हीट को बाहर निकालना। वो दोनों काम ये एसी कर देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेशक आपके पास इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है, दोनों ही आपके रूम की हीट को बाहर निकालते हैं और दोनों ही आपके रूम को कूल करते हैं। तो वर्किंग वाइज बिल्कुल सेम है, बस इनकी टेक्नोलॉजी में फर्क है, क्योंकि इनके जो कंप्रेसर हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कंप्रेसर की वर्किंग क्या होती है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कूलिंग परफॉर्मेंस को लेकर। अब कूलिंग परफॉर्मेंस को लेकर काफी मिथ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी की जो कूलिंग होती है वो ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू इन्वर्टर एसी। ऐसा ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों बोला जाता है ये समझना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूलिंग परफॉर्मेंस उसके कंप्रेसर के डिजाइन पे या उसकी वर्किंग पर डिपेंड करती है। तो एक चीज तो ऐसी हो गई कि कूलिंग स्मूथ आपको मिलती है, वो हो गया इन्वर्टर एसी का बेनिफिट। लेकिन एक चीज ये हो गई कि हम ये कह दें कि एक 1.5 टन का एसी नॉन इन्वर्टर ज्यादा कूलिंग करता है और एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी कम कूलिंग करता है, तो ये कहना तो जायज नहीं होगा, क्योंकि कूलिंग जो मिलनी है आपको वो मिलनी है एसी की कैपेसिटी के आधार पर। अगर एसी की कैपेसिटी सेम है और उसका टनेज सेम है तो आपको सेम रूम के अंदर सेम कूलिंग मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में यहां पर आपको समझना जरूरी है कि इन्वर्टर एसी में आपको कंफर्ट ज्यादा फील होगा, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में आपको कंफर्ट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और ये चीज आपको मैंने जब कार वाले एग्जांपल्स दिए हैं वहां से अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखता है इन्वर्टर एसी। अगर आपने उसे 26 पे चलाया है तो वो 26 पे चलता रहेगा, 26 ही मेंटेन रखेगा, वहां पर 27-28 नहीं होने देगा वो। जबकि एक नॉन इन्वर्टर एसी की वर्किंग ही ऐसी होती है, अगर आपने उसे 26 पे चलाया है तो वो रूम के टेम्परेचर को पहले 25 तक लेके जाएगा, उसके बाद वो कंप्रेसर को बंद कर देगा। जब रूम का टेम्परेचर 27 या 28 हो जाएगा फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, और ये साइकिल चलती रहती है। और इस बीच में आपको पता लगता है कि कब कंप्रेसर चल रहा है, कब बंद हो गया है, कब कूलिंग मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये चीज कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कहलाती है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी भी ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेबल टेम्परेचर चाहिए तो आपको फिर इन्वर्टर एसी ही लेना होगा। अब एक और चीज है जो भी समझना जरूरी है, कई रूम ऐसे होते हैं जहां पर गर्मी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, वहां पर डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव ही नहीं हो पाता। मान लो आपका कोई टॉप फ्लोर है और बाहर का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री है, तो आपके रूम में भी 42 तक तो होगा ही। अब आप एसी को 26 पर भी चला रहे हो तो आपका रूम 26 पर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर आप एक इन्वर्टर एसी चलाते हो तो वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज होगा जो नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं होगा। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए।
अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है और आपने उसे चलाया, अब मान लो बाहर 45 है, आपके रूम में 42 है, आपने 26 पे चलाया, तो आपका इन्वर्टर एसी चलेगा और फुल लोड के ऊपर ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपके रूम का टेम्परेचर कम होता रहेगा, मान लो 42 था रूम का टेम्परेचर, अब 40 आ गया है, फिर धीरे 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 करते 35 तक भी आ गया। मान लो अभी भी डिजायर टेम्परेचर और आपके रूम टेम्परेचर में 10 डिग्री का फर्क है, बट स्टिल आपके इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम कर लेगा। अब वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि कूलिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो रूम के अंदर कम होता जा रहा है, तो वो अपनी स्पीड को भी कम करता जा रहा है। यानी वो अपने फुल लोड पर नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे अपना लोड कम करता हुआ चलेगा। क्योंकि अगर वो 45 या 42 डिग्री से आपके रूम को 35 तक ले आया है, तो अब आपके रूम में इतनी कूलिंग की जरूरत है ही नहीं ना, अब थोड़ी कूलिंग की जरूरत है 35 से 26 आने के लिए। तो वो सेंसर्स जो उसके अंदर इतने सारे लगे हैं वो यही काम करते हैं और कंप्रेसर को बताते हैं कि कूलिंग को अब कम कर दीजिए, यानी अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। और जब ऐसा होता है तब आपको इन्वर्टर एसी बेकार लगने लगता है, क्योंकि जब आपको फुल एफिशिएंसी से कूलिंग चाहिए होती है तो वो अपनी कूलिंग को कम कर लेता है। जबकि अगर आपके पास एक नॉन इन्वर्टर एसी है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। मान लीजिए सेम सिचुएशन में आपने नॉन इन्वर्टर एसी लगाया है और आपके रूम में 42 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर 45 डिग्री है, और आपने 26 पर सेट करके एक नॉन इन्वर्टर एसी को चला दिया है, तो आपका नॉन इन्वर्टर एसी जब तक रूम के अंदर 26 डिग्री डिजायर टेम्परेचर हो नहीं जाता तब तक 100% एफिशिएंसी से ही काम करता रहेगा। यानी कि कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा और उसी एफिशिएंसी से कूलिंग डिलीवर करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। यानी कि आपके रूम को इन्वर्टर एसी के मुकाबले एक नॉन इन्वर्टर एसी जल्दी ले आएगा डिजायर टेम्परेचर पर, क्योंकि वो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर ही नहीं रहा है, वो 100 की स्पीड पे ही चले जा रहा है, क्योंकि उसे जल्दी है डेस्टिनेशन पर पहुंचने की। तो ऐसे में कुछ कंडीशंस में आपको नॉन इन्वर्टर एसी बेटर रिजल्ट देता है, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है या आपको कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या लगातार ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर एक नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर आपके रूम में मान लो 26 आया ही नहीं तो भी आपका एसी लगातार कूलिंग करता ही रहेगा, जिससे आपको अच्छी कूलिंग एक्सपीरियंस होगी। वहीं अगर इन्वर्टर एसी में भी टेम्परेचर 26 नहीं आया, मान लीजिए 32 आ गया, वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि एसी कूलिंग कम कर रहा है। तो ये बेसिक फर्क है दोनों में। तो ये चीज आप समझिए कि आपके कमरे के अंदर हीट लोड कितना है। अगर आपका रूम शेड में है, ग्राउंड फ्लोर पे है, ज्यादा धूप पड़ती ही नहीं है, ज्यादा हीट है ही नहीं उसमें, देन यू कैन बाय इन्वर्टर एसी। आपको पावर सेविंग का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा वो। लेकिन अगर आपका कमरा किसी ऐसी जगह पर है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, बहुत ज्यादा धूप रहती है, आपके कमरे के अंदर डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव ही नहीं हो सकता इवन नाइट्स में भी, तो आपको फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना होगा, क्योंकि आपको एक ऐसा एसी चाहिए जो 100 की स्पीड पे चले। आपको एक ऐसी ही कार चाहिए जो 100 की स्पीड पर लगातार चले, तभी आप पहुंच पाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर। ना भी पहुंच पाओ, कम से कम जल्दी तो उसके पास तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे में आपको यह चीज समझनी है और यह चीज सोचकर ही एसी का टाइप डिसाइड करना है। लेकिन अब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको भी समझना जरूरी है। तो यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। और ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, इसी एक पॉइंट के लिए इन्वर्टर एसीज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब इसकी क्या सच्चाई है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला और क्लियर आंसर तो ये है कि अगर आपको कूलिंग चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको उसकी एसी की एफिशिएंसी के बारे में सोचना चाहिए। अब ये क्या चीज है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो हम सेम एसीज को कंपेयर करते हैं। मान लो आपके पास
3 स्टार रेटिंग का एक नॉन इन्वर्टर एसी है और एक 3 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर एसी है। दोनों की आईसी सेम है, दोनों की कूलिंग कैपेसिटी सेम है, तो आप समझ के चलिए कि दोनों एसी लगभग बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, कोई फर्क नहीं आने वाला दोनों में, बस दोनों की वर्किंग अलग अलग होगी। एक में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ डिजायर टेम्परेचर मेंटेन्ड है, आपको कोई नोटिस नहीं होगा टेम्परेचर में वेरिएशन। दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा ये वेरिएशन पता लगेगा क्योंकि उसका कंप्रेसर ऑन ऑफ होगा। अदरवाइज जो बिजली की खपत है वो बिल्कुल सेम होगी अगर आपने बिल्कुल सेम रूम के अंदर ही दोनों सेम एसी लगाए हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क है। फर्क कब आएगा? फर्क तब आता है जब आप इन्वर्टर में 5 स्टार एसी ले लेते हो, क्योंकि 5 स्टार एसी का लोड ही कम होता है, वो इतना एफिशिएंट होता है कि कम लोड पर भी अच्छी कूलिंग दे सकता है। तो ऐसे में अगर आप एक 5 स्टार एसी लेते हो तो नो डाउट एक 3 स्टार एसी से वो कम ही बिजली खाएगा। और नॉन इन्वर्टर एसी में आपको 5 स्टार एसी मिलता नहीं है, उसमें मैक्सिमम 3 स्टार रेटिंग तक के ही एसी आपको मिलेंगे पॉपुलर ब्रांड्स में। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक 3 स्टार एसी और एक 5 स्टार एसी का पावर कंजम्पशन हम कंपेयर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल क्लियर है कि 5 स्टार एसी कम ही बिजली खाएगा, इवन वो बेशक वो फुल लोड पे ही क्यों ना चलता रहे तब भी कम बिजली ही खाएगा। अब एक एग्जांपल है, मान लो आपके पास कोई 5 स्टार एसी है, वो 1200 वॉट मैक्सिमम लेता है मान लो, और एक आपके पास 3 स्टार एसी है जो 1600-1700 वॉट पे चलता है। अब इन दोनों को अगर आप चलाओगे तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वॉटेज ले रहा है वो बिल भी तो ज्यादा खींचेगा। तो ऐसे में स्टार रेटिंग का फर्क है। अगर आप सेम स्टार रेटिंग सेम कूलिंग कैपेसिटी वाले एसी को सेम एनवायरनमेंट वाले रूम में लगा दोगे तो आपको लगभग बराबर ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। लेकिन एक चॉइस है आपके पास 5 स्टार एसी की, तो वो सिर्फ आपको इन्वर्टर एसी में मिलती है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में फर्क जरूर नजर आएगा, बट उसके लिए आपको 5 स्टार एसी लेना होगा जो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जर्क लोड की। तो जर्क लोड भी एक बहुत बड़ी चीज है। जब आपने एसी स्टार्ट किया, मान लो स्पेशली जब नॉन इन्वर्टर एसी की हम बात करते हैं, तो एक ना जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो लाइट्स थोड़ी सी डिम हो जाती हैं। ये नोटिस आपने किया होगा अगर आपने कभी नॉन इन्वर्टर एसी को एक्सपीरियंस किया है। तो जब उसका कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो हल्की सी लाइट्स जो हैं वो डिम हो जाती हैं, यानी कि आपको पता लग जाता है कि अब कंप्रेसर चल गया है या कोई पावरफुल लोड चल चुका है। तो ये चीज सिर्फ एक इन्वर्टर एसी में होती है और इसको कहते हैं जर्क लोड। यानी कि जब नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर चलता है, क्योंकि उसने एकदम से ही फुल पावर पे ही चलना है, उसको चलाने के लिए कैपेसिटर की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, तो एकदम से काफी ज्यादा लोड चाहिए होता है उसे, बहुत ज्यादा करंट वो कंज्यूम कर लेता है, जिसको जर्क लोड बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर तारें हल्की हैं, स्विचेस वगैरह हल्के लगे हुए हैं, तो वो जल भी सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो ये चीज आपको फील होती है, जर्क लोड जो होता है वो रहता है उसमें। वहीं अगर आप एक इन्वर्टर एसी की बात करें तो इन्वर्टर एसी में जर्क लोड नहीं होता है या ना के बराबर होता है, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्ट स्टार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इन्वर्टर एसी कभी भी फुल एफिशिएंसी से स्टार्ट नहीं होता। जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो वो पहले 50 वॉट, 100 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट इस तरह से ग्रेजुअली अपने लोड को इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको अपने वीडियोज में दिखाई हुई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे टेस्टिंग वीडियोस। तो ऐसे में जर्क लोड वाली प्रॉब्लम कभी भी इन्वर्टर एसी में नहीं आती है, क्योंकि वो अपने लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको इन्वर्टर एसी में आती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉन इन्वर्टर एसी भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, जर्क लोड बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपको फिर इन्वर्टर एसी की तरफ जाना होगा, क्योंकि उसके जो ऑपरेशंस रहते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं। अब बात हम करते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की। वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब मैं मान लो दिल्ली में रहता हूं या कोई भी बड़े शहर में आप रहते हो, तो वहां पर हो सकता है वोल्टेज स्टेबल आती हो। अब इन बड़े शहरों में भी बड़े इलाकों में वोल्टेज स्टेबल आ सकती है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई छोटा इलाका है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, वहां पर हो सकता है वोल्टेज में अप एंड डाउन चलता हो, फ्लक्चुएशंस होती हो, पावर कट्स लगते हों। तो ऐसे में आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कितना इनपुट सप्लाई आ रहा है और किस वोल्ट से आ रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हैं तो आपको फिर एक इन्वर्टर एसी लेना ज्यादा बेटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर एसी में वर्किंग वोल्टेज रेंज होती है।
यानी कि इन्वर्टर एसीज का जो कंप्रेसर है वो लो वोल्टेज पे भी चल सकता है और हाई वोल्टेज पे भी चल सकता है। मान लो आपके यहाँ पर 170 से वोल्टेज आ रही है तो आपका जो एसी है वो चल सकता है। इसी तरह से आपके यहाँ पर 250 या 260 या 280 से भी आ रही है तो भी आपका एसी चलता रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो वेरिएबल या फिर वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज वाली है, वेरिएबल वर्किंग वोल्टेज रेंज वाली है। कम पे भी चल सकता है, ज्यादा पे भी चल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी वर्किंग पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन कूलिंग वो करता रहेगा, चलता वो रहेगा, बंद नहीं होगा। जब हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में तो फ्लक्चुएशंस काफी डेंजरस होती हैं उसके लिए, क्योंकि उसका कंप्रेसर एक ही स्पीड पर चलने के लिए डिजाइंड है तो उसको करंट भी पूरा ही चाहिए। नॉन इन्वर्टर एसी को मिनिमम 200 वोल्ट का करंट चाहिए ही चाहिए होता है, अदरवाइज उसका कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है, लोड लेते ही बंद हो जाता है। और मैक्सिमम 250 तक चल जाता है, 240-250 तक चल जाता है। लेकिन अगर इससे भी कम हुई वोल्टेज तो एसी का कंप्रेसर चल ही नहीं पाता है, फिर आपको चाहिए होता है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज्यादा जरूरत होती है नॉन इन्वर्टर एसी में, या मैं कहूं कि हमेशा ही जरूरत होती है नॉन इन्वर्टर एसी में। लेकिन इन्वर्टर एसी में आपको बिना स्टेबलाइजर के भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर एसी हमेशा 100% एफिशिएंसी से ही आपको परफॉर्मेंस दे, तब आपको फिर उसे स्टेबल वोल्टेज भी देना होगा, और उसके लिए फिर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर उसके साथ लगाने के लिए भी एडवाइस किया जाता है। बट अगर मैं मोटी बात कहूं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस में इन्वर्टर एसी बेटर परफॉर्म कर जाता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में दिक्कत आती है, इसीलिए उसके साथ स्टेबलाइजर लगाना बताया जाता है सही। तो ऐसे में यहां पर अब आप समझ चुके हो कि आपको इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो, आपको स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वो कभी भी हो जाती हैं। तो ऐसे में आपका एसी सेफ रहे, उसकी पीसीबी सेफ रहे, उसके कंपोनेंट सेफ रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसे स्टेबल इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करें, और वो हो पाता है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर से। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉइस लेवल्स। नॉइस लेवल्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मेनली कहूँ तो शहरों में हम बात करें जहाँ पर बेडरूम्स काफ़ी कवर्ड रहते हैं और वहाँ पर आपको नॉइस लेवल्स मैटर करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं गांव की या किसी ऐसे इलाके की जहां पर वैसे ही शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास है आपका घर, तो वहाँ पर आपको एसी की आवाज़ ज़्यादा आती भी नहीं है। तो नॉइस लेवल जिनको मैटर करते हैं उनके लिए देखो करते हैं। अब नॉइस लेवल के मामले में इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी नॉइस जो है वो अलग से कुछ फील नहीं होती है। एक बार जो मान लो नॉइस आ रही है बस उतनी ही आ रही है। लेकिन नॉन इन्वर्टर में जब कंप्रेसर चलेगा तो आपको नोटिस होगा, नोटिसेबल नॉइस लेवल्स होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के। जब कंप्रेसर चलता है, बेशक आपका आउटडोर यूनिट काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, बट स्टिल आपको इंडोर यूनिट से ही पता लग जाएगा। इंडोर यूनिट में भी नॉइस लेवल्स चेंज हो जाएंगे, उसमें जब रेफ्रिजरेंट का फ्लो चलता है तो उसका भी नॉइस आता है। तो ऐसे में नॉइस लेवल्स अगर आपको कम चाहिए या स्टेबल चाहिए, देन यू कैन बाय इन्वर्टर एसी। अगर आपको नॉइस लेवल से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बढ़िया कूलिंग चाहिए, तब आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ जाना चाहिए। अब मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको ये बता सकूं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहां पर बेटर है और कौन सी टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी चीज चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं अगर कह दूं कि नॉइस लेवल ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, कूलिंग ज्यादा मैटर करती है, तो ये चीज किसी के लिए गलत हो सकती है। कोई कहेगा मुझे नींद ही नहीं आती है जी इस तरह, मेरे को तो बिल्कुल साइलेंट चाहिए इन्वायरमेंट, तो भाई ठीक है, फिर आप साइलेंट की तरफ जाओ। अब कोई कहेगा कि मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना कमरा ठंडा चाहिए, मैं तो विंडो एसी से भी काम चला लेता हूँ, तो अब वो देखो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में इन्वर्टर एसी नॉइस कम करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो या विंडो टाइप का कोई भी एसी लेते हो तो उसमें नॉइस लेवल्स फिर ज्यादा होते हैं। अब आते हैं हम ड्यूरेबिलिटी पे। अब ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का मतलब यह है कि आप जो एसी खरीद रहे हैं वो कितना चलेगा। तो ऐसे में अब ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी काफी ज्यादा ड्यूरेबल हैं। आज भी लोगों के घर में 15 से 20 साल पुराने नॉन इन्वर्टर एसी बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन अब क्या आज के टाइम में उस क्वालिटी के एसी आ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे।
अगर आप 15 से 20 साल पुराने एसी का वेट देखेंगे तो वो लगभग 65 से 70 किलो होता था। आज के टाइम में वो वेट 40-45 या मैक्सिमम 50 किलो के आसपास होता है। तो ऐसे में क्वालिटी को तो देखो डिग्रेड किया गया है, लेकिन फिर भी नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा ड्यूरेबल इसीलिए रहते हैं क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। एक उसके अंदर कंप्रेसर होता है, एक उसके अंदर अपना कैपेसिटर होता है, इंडोर यूनिट की एक पीसीबी होती है और एक रिमोट कंट्रोल होता है, बस और कुछ नहीं होता उसके अंदर। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो खराब नहीं होती हैं काफ़ी सालों तक, और अगर बाई चांस हो भी जाएं तो बहुत सस्ते में आपको मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इसीलिए एक नॉन इन्वर्टर एसी की अगर काठी का मतलब उसके कॉइल्स, बॉडी वगैरह अगर सॉलिड है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, सालों साल चलेगा। अब मैं बात करता हूं इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी भी ड्यूरेबल होते हैं। स्टार्टिंग में जो इन्वर्टर एसी आए थे उनमें दिक्कत ये आ गई थी कि पीसीबी बहुत जल्दी खराब हो जाया करता था, इसीलिए इन्वर्टर एसी को लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं। और आज 10-15 साल बाद भी लोग ये कह देते हैं कि इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहिए, पीसीबी खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब ओवर द टाइम कंपनीज ने चीज़ों को बेटर बनाया है। पीसीबीज के ऊपर आपको 5-5 साल की वारंटी देती है कंपनी, कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की वारंटी देती है कंपनी। तो ऐसे में इसका मतलब यही है कि पीसीबीज को अब बेटर कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखो अगर खराब हुई तो पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन चीज़ों को बेटर कर दिया गया है। कंपनी अगर 5 साल की वारंटी दे रही है तो इसका मतलब वो पीसीबी 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है और उससे भी ज़्यादा चलेगी। अब इसको एक चीज से समझिए, नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के ऊपर 5 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन वो एसी मैं कह रहा हूं कि आज भी 10-15 साल से चल रहे हैं लोगों के घर में, आपके घर में भी चल रहा होगा। वहीं एक इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के ऊपर कंपनी 10 साल की वारंटी दे रही है, तो मान के चलिए उसकी लाइफ तो और भी ज्यादा हो गई ना। अब उसका कारण क्या है? जो फिक्स स्पीड कंप्रेसर होते हैं उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होता है, क्योंकि वो ऑन ऑफ चलता है, एकदम से लोड लेता है फिर एकदम से रुकता है, तो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो फिर भी थोड़े से घिस जाते हैं या तो ओवर द टाइम थोड़ी सी एफिशिएंसी उसकी कम हो सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो लगातार चल रही है तो उसमें झटका कम लगेगा, उसके जो पार्ट्स हैं वो बढ़िया से चलते रहेंगे और वो एक मोशन में रहेंगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं बिना खराब हुए। इसीलिए इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है उसके ऊपर लंबी वारंटी दी जाती है और पीसीबी के ऊपर भी दी जाती है, क्योंकि अब पीसीबीज को बेटर कर दिया गया है, इजीली खराब नहीं होती हैं पीसीबीज, और अगर बाई चांस हो भी जाएं तो कंपनी फिर उसको टेक केयर करती है क्योंकि वारंटी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा कोई हेडेक नहीं चाहते हैं तो फिर आपको ड्यूरेबल चीज़ है नॉन इन्वर्टर एसी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पंगा नहीं चाहिए, देखो अगर कोई चीज़ है, क्योंकि अगर इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसमें कई तरह के तो सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो सेंसर्स में से भी अगर कोई एक आधा खराब हो गया तो आप मान के चलिए कि खर्चा होने ही वाला है। अब जो इन्वर्टर एसी है उसमें सारे कंपोनेंट्स भी डीसी होते हैं, तो उनमें से अगर कोई खराब हो गया तो पंगा होने वाला है, पीसीबी खराब हो गई तो पंगा हो गया, इंडोर की पीसीबी भी है, तो ऐसे में खराब होने वाली चीज़ों की संख्या इन्वर्टर एसी में ज़्यादा है। हालांकि खराब होंगी या नहीं होंगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं तो खराब होने की संभावना भी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप एक पीस ऑफ माइंड एसी लेना चाहते हैं, हैसल फ्री एसी लेना चाहते हैं, तो आपको फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें चीज़ें ही कम लगी हुई हैं तो वो खराब भी कम ही होंगी। अब एक तरफ 10 चीजें लगी हैं, एक तरफ 4 चीजें लगी हैं, तो 10 में से ज्यादा चांस है कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। 4 में से कभी हो सकता है कि एक आधी कोई चीज खराब हो गई और हो सकता है वो भी ना हो। तो ऐसे में खराब होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज है। तो अगर आप एक हैसल फ्री एसी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कूलिंग वगैरह तो देखो आपको सिमिलर ही मिलने वाली है, बट एक पीस ऑफ माइंड होता है। अब हम आते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट पे। अब ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसके बारे में ज्यादा लोग सोचते भी नहीं है, बस शोरूम पे जिसने जो बता दिया उठा के ले आते हैं, और या फिर लोगों को लगता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें जाना है। अब रिपेयर कॉस्ट जो होती है ना, ये खून के आंसू निकलवा सकती है आपके, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इन्वर्टर एसीज में ही, क्योंकि इन्वर्टर एसीज का जो कंपोनेंट है वो महंगा आता है। अगर एक नॉर्मल डीसी मोटर लेनी हो और एक नॉर्मल मोटर लेनी हो तो दोनों में प्राइस का काफ़ी फ़र्क होता है। दूसरी बात, अगर आपके इन्वर्टर एसी की पीसीबी ख़राब हो गई तो वो बहुत महंगे में ठीक होती है, कई बार तो मतलब आपको नई ही लगानी पड़ेगी, तो आपका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब मान लो इन्वर्टर एसी का पीसीबी खराब हो गया तो आपके मिनिमम 5 से 10,000 रुपए लगने वाले हैं। अगर आपने रिप्लेस करानी है तो 10-15,000 रुपए लगेंगे, रिपेयर करानी है तो 2,000 से लेकर 5,000 के बीच में खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है। अब इसी तरह से अगर आपके नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी खराब हो गई तो वो बहुत सस्ते में मिल जाती है नई, ठीक है, और अगर उसे रिपेयर कराना चाहें तो वो भी बहुत सस्ते में हो जाती है, 500-600 रुपए में रिपेयर हो जाती है। तो यहां पर रिपेयरिंग कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि अगर हम गैस रिफिलिंग की बात करें या और सर्विसिंग वगैरह की बात करें तो वो लगभग सेम है, क्योंकि सर्विस कॉस्ट तो देखो सेम ही रहनी है। एसी के डिज़ाइन में तो कोई फ़र्क नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, तो ऐसे में सर्विस करने वाला तो उतने ही पैसे लेगा। दूसरी बात, गैस चार्जिंग की हो गई तो गैस भी लगभग उतनी ही डलेगी उसमें भी और उसमें भी, और डालने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। उसको गैस लीक को ठीक करना, ये सब करना, रिपेयर करना, ये भी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो चार्जेस तो बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं इन्वर्टर एसी पर। तो अगर आप रिपेयरिंग कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए एसी खरीदना चाहते हैं तो आपको फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना होगा। वही बात आ गई प्रोबेबिलिटी वाली कि अगर ज्यादा चीजें होंगी तो प्रोबेबिलिटी है उनके ज्यादा खराब होने की, तो यहां पर आपको यह चीज समझनी होगी। अब हम बात करते हैं एक और बहुत बड़े मुद्दे पर, और वो है सर्विसेबिलिटी, यानी कि सर्विस की अवेलेबिलिटी आपके एरिया में कैसी है। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई बड़े शहर में रहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी का वो मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, आफ्टर सेल्स सर्विस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी रिमोट इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं, 2 टियर सिटीज में रहते हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको हर कंपनी का सपोर्ट ना मिल पाए। अब वहां पर फिर आपको क्या करना होगा, आपको लोकल टेक्नीशियंस के ऊपर भरोसा करना होगा या उनको बुलाना होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, शहरों में भी ऐसा करते हैं, एसी तो कंपनी का ले लेते हैं लेकिन सर्विसिंग वगैरह फिर बाहर के बंदों से ही कराते हैं, क्योंकि कंपनी से कराते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, इसीलिए लोग अपने लोकल टेक्नीशियन से उसकी सर्विसिंग वगैरह करवा लेते हैं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा फंसता है कि अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहां तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं तो वहां पर हो सकता है कि जो टेक्नीशियंस हैं वो इतने ट्रेंड ना हो कि इन्वर्टर एसी में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो उसे हैंडल कर सकें। स्पेशली अगर पीसीबी खराब हो गई तो हो सकता है आपके एरिया में कोई ऐसा बंदा ही ना हो जो उसे रिपेयर कर सके, और ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ताकि उनको पीसीबी रिपेयरिंग के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपके एरिया कैसा है, वहां पर टेक्नीशियंस जो हैं वो कितने ट्रेंड हैं, कितने स्किल्ड हैं, और क्या रिपेयरिंग पॉसिबल है उस चीज की आपके एरिया में। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो तो सालों से या दसियों सालों से आ रहा है, उसका पार्ट तो आपको गांव गांव में मिल जाएगा, कैपेसिटर हर जगह मिल जाएगा, उसका पीसीबी भी रिपेयर हो जाता है इजीली कहीं भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्वर्टर एसी में अगर कुछ खराबी आई तो उसका पार्ट मिल नहीं पाता, और सबसे बड़ी दिक्कत यह भी हो जाती है कि एक दूसरे एसी का एक दूसरे एसी में लगता भी नहीं है। नॉन इन्वर्टर एसी में तो दूसरे एसी का भी लग जाता है। मान लो कैपेसिटर आपको 55 का चाहिए, 60 का मिल रहा है तो वो भी लगा दो आप, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी रिमोट इलाके में रहते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर आपको कंपनी का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो आपको फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्विस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी लोकल टेक्नीशियन पर आश्रित हैं तो आपको फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना ही बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अब हम आते हैं पार्ट अवेलेबिलिटी पर, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर कंपनी का सर्विस सेंटर नहीं है, और अगर है भी तो वहां पर आपको पार्ट नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या करोगे। मान लो आपका एसी वारंटी में है, 5 साल की पीसीबी वारंटी है, बट किसी भी कारण से पीसीबी खराब हो गई। अब कंपनी कह देगी कि पार्ट पेंडिंग है जी, पार्ट तो आया नहीं है, आप वेट कीजिए, हम रिपेयर करा देंगे, रिप्लेस करा देंगे, लेकिन आप वेट कीजिए क्योंकि जब पार्ट आएगा तभी कराएंगे। तो ऐसे में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, गर्मी के दिनों में दिक्कत हो सकती है, बिना एसी के रहना पड़ सकता है, क्योंकि उस इलाके में अगर वो पार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, और बाहर से वो मिलेगा नहीं। तो ऐसे में ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर कंपनी का सर्विस नहीं है, और अगर है भी तो इतना मतलब आपको पता लग जाएगा आपका इलाका देखो किस तरह का है, गांव देहात का है, तो आपको फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी के पार्ट हर जगह ईजिली मिल जाते हैं और सस्ते में मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर कंपैटिबिलिटी की।
अब सोलर कंपैटिबिलिटी में इन्वर्टर एसी जो है वो बाजी मार जाते हैं, और उसका कारण ये है कि इसमें स्लो स्टार्ट टेक्नोलॉजी होती है, जर्क लोड नहीं होता है। हालांकि आप दोनों तरह के एसी सोलर पर चला सकते हो, डिपेंड करता है आपका सोलर का पावर कितना है, कितने केवीए का आपने प्लांट लगाया है। दोनों तरह के एसी आप चला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको स्मूथ ऑपरेशंस चाहिए तो आपको फिर इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा सोलर के लिए। तो अगर आप सोलर कंपैटिबल एसी लेना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर एसी की तरफ जाना होगा, क्योंकि उसका जो लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, मोटर्स वगैरह होती हैं, वो डीसी होती हैं, कम करंट लेती हैं। तो सोलर पे ज़्यादा एफिशिएंटली आपका एसी चल पाता है। और कई एसी तो ऐसे आते हैं जिनको आप डायरेक्टली सोलर पे चला सकते हो, यानी कि डायरेक्टली डीसी पावर से उन्हें चला सकते हो, जो डीसी एसी होते हैं। तो ऐसे में आपको अगर सोलर कंपैटिबल एसी लेना है तो इन्वर्टर एसी की तरफ जाना होगा, या मार्केट में सोलर इन्वर्टर एसीज भी आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तब आपको फिर नॉन इन्वर्टर एसी नहीं लेना है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी को आप एक तो डायरेक्टली सोलर पर चला नहीं सकते हो, उसके लिए आपको एक इन्वर्टर चाहिए, और इन्वर्टर भी आपको एक हैवी पावर का चाहिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी जब स्टार्ट होगा, उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो हैवी लोड वो लेगा, तो उसमें जर्क लोड भी रहेगा। तो ऐसे में वो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकता है सोलर के साथ। तो सोलर कंपैटिबिलिटी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा बेटर रहती है। अब हम आते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल पर। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसको कोई भी बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता, कोई सोचता तक नहीं है। अब क्या एक इन्वर्टर एसी ज्यादा आपकी हवा में से नमी को निकाल सकता है, या एक नॉन इन्वर्टर एसी आपकी हवा में से नमी को ज्यादा निकाल सकता है? यानी कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल कौन कर सकता है ज्यादा, यह समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल पॉइंट है, ठीक से समझ लीजिएगा। ह्यूमिडिटी आपकी हवा में से निकलती कैसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है पहले तो एक एसी डीह्यूमिडिफायर की तरह भी काम करता है। ह्यूमिडिटी होती है आपके जो कमरे के अंदर हवा है उसमें नमी की मात्रा या पानी की मात्रा को कहते हैं ह्यूमिडिटी। और एक एसी का काम यह है कि जब वो चलता है तो जब गर्म हवा उसके कॉइल पर आती है और वो कॉइल ठंडी होती है, जब गर्म हवा कॉइल ठंडी कॉइल पर में से गुजरती है तो जो पानी होता है, हवा में जो नमी होती है वो पानी में बदल जाती है, और ड्राई एयर वापस आपको एसी कमरे के अंदर दे देता है ठंडी करके। और वो जो पानी होता है कॉइल पर आता है, वो कॉइल से ड्रेन ट्रे में जाता है और ड्रेन ट्रे से ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा एसी में एक पाइप लगा होता है जिसमें से पानी निकलता है, वो पानी हवा का पानी होता है, यानी कि हवा में जो पानी है, नमी है, वो पानी बाहर निकलता है। अब ये जो पानी है ये एक नॉन इन्वर्टर एसी भी एफिशिएंटली निकाल सकता है और एक इन्वर्टर एसी भी एफिशिएंटली निकाल सकता है। इसमें कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा ज्यादा कि एक इन्वर्टर एसी ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बेटर परफॉर्म करता है या एक नॉन इन्वर्टर एसी, क्योंकि जब आप हाईली ह्यूमिड इलाके में एसी लगाने की बात करेंगे तो आपको फिर ड्राई मोड सजेस्ट किया जाएगा, जैसे कि मॉनसून में किया जाता है। और जब आप किसी एसी को ड्राई मोड पे चलाते हो तो क्या होता है, कंप्रेसर बंद रहता है ज्यादा समय के लिए, फैन स्पीड लो रहती है ताकि ज्यादा मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके। और अगर आपके पास कोई इन्वर्टर एसी है तो कंप्रेसर लो स्पीड पे चलाया जाता है, फैन स्पीड भी लो रखी जाती है ताकि मॉइस्चर ज्यादा रिमूव हो सके। अब दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद रहेगा तो आपको थोड़ा सा कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, डिजायर्ड टेम्परेचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, वेरिएशन नोटिस हो सकती है। और इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद नहीं होगा, अपनी स्पीड को कम करेगा, तो ऐसे में आपको कूलिंग भी बराबर मिलती रहेगी और मॉइस्चर रिमूवल भी बराबर होता रहेगा। तो ये कंफर्ट से रिलेटेड मामला है। तो आपको इन्वर्टर एसी में मेरे अनुसार ज्यादा बेटर ह्यूमिडिटी कंट्रोल देखने को मिलता है, क्योंकि उसका कंप्रेसर लगातार चलता है और कूलिंग भी आपको मिलती रहती है, वेरिएशन आपको फील नहीं होती है रूम के अंदर टेम्परेचर में। तो अगर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल के पॉइंट पर एसी को डिसाइड करना हो तो आप कोई भी एसी ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपको स्टेबल टेम्परेचर भी चाहिए तो फिर आपको इन्वर्टर एसी को प्रेफर करना चाहिए। और मॉइस्चर रिमूवल जो होता है वो डिपेंड करता है आपके एसी की कॉइल कितनी बड़ी है, उस हिसाब से ही वो मॉइस्चर को रिमूव कर पाएगा। आपके एसी का इंडोर यूनिट अगर बड़ा है, कॉइल बड़ी लगी है, तो ऑब्वियसली वो पानी भी ज्यादा निकालेगा। अगर कॉइल छोटी है, इंडोर यूनिट छोटा है, तो वो कम मात्रा में ही पानी निकाल पाएगा, क्योंकि वो कॉइल का जो सरफेस है वो कम है, उस पर हवा भी तो कम ही आ रही है ना, तो इसीलिए जितनी हवा आएगी उतना ही
टाइम लगाएगा वो मॉइस्चर को रिमूव करने में। अगर कॉइल का साइज बड़ा है तो ज़्यादा हवा आएगी, ज़्यादा मॉइस्चर को निकाल पाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडोर यूनिट की कॉइल के साइज के ऊपर। बाकी मॉइस्चर रिमूवल दोनों में लगभग सेम ही होता है, इसमें आपको कोई नोटिसेबल फर्क नहीं नजर आने वाला है या फील होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स की। अब फीचर्स बड़े ज़्यादा मैटर करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि अब जितने भी एसी आ रहे हैं उन सब में लगभग वाईफाई का फीचर है, कन्वर्टेबल कूलिंग का फीचर है, स्टेबलाइजर फ्री का फीचर है, और साथ में आजकल एक एआई मोड भी चल रहा है। तो ये जितने भी फीचर हैं ये सारे आपको इन्वर्टर एसी में मिलते हैं। इन्वर्टर एसी आप सब जानते हो कन्वर्टेबल कूलिंग के साथ ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसमें वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर लगा होता है। तो अब आपको मैनुअली भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसकी स्पीड को सेट करके चला सकते हैं। मान लो आपको 40% पे चलाना है, 60% पे चलाना है, तो आप एक इन्वर्टर एसी को इस तरह से चला सकते हैं जिसमें ये ऑप्शन होता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो या तो 100 पे ही चलेगा या फिर बंद हो जाएगा। तो ये चीज है। वाईफाई का फीचर भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी में देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ इन्वर्टर एसी में ही डालते हैं ऐसे एडवांस फीचर्स। उसके बाद स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी, जैसे कि मैंने आपको पहले वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाले पॉइंट में बताया, वो चीज भी आपको इन्वर्टर एसी में ही मिलती है और काम करती है। नॉन इन्वर्टर एसी के साथ तो आपको स्टेबलाइजर देखो लगाना ही चाहिए और लगाना ही पड़ता है। उसके बाद एआई मोड हो गया। अब एआई मोड बेशक आपके नॉन इन्वर्टर एसी में भी ऑटो मोड होता है, लेकिन इनका जो ऑटो मोड या फिर एआई मोड होता है वो अलग होता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो मिलकर आपके एसी की परफॉर्मेंस को तय करते हैं। ठीक है, और अब ऐसे भी एसी आ चुके हैं जो आपके यूसेज को लर्न करते हैं। आप पिछले 7 दिनों से या 15 दिनों से किस टेम्परेचर पर, किस टाइम पर और किस फैन स्पीड पर एसी को चलाते हैं, वो सब चीज़ें लर्न करते हैं एसी। क्योंकि पीसीबी है तो उनके अंदर ये चीज़ भी डाल दी गई है। और जब आप उसे एआई मोड पे चलाते हैं तो वो अपने जो उसने लर्न किया है आपका पैटर्न, उसके अनुसार आपको कूलिंग देता है या सेटिंग्स को कर देता है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं इन्वर्टर एसी में। तो अगर आपको देखो एडवांस फीचर्स चाहिए, गूगल अलेक्सा से भी चाहिए और कन्वर्टेबल कूलिंग वगैरह भी चाहिए, तो ये फिर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन्वर्टर एसी में। और एक इन्वर्टर एसी में और बेनिफिट आपको मिलता है, ये अपनी कैपेसिटी से ऊपर भी चल सकता है। जैसे मान लो आपने 100% पे चलाया हुआ है एसी, आपको थोड़ी देर के लिए पार्टी मोड पे चलाना है या विराट मोड पे चलाना है या हाइपर मोड पे चलाना है या बूस्ट मोड पे चलाना है या टर्बो मोड पे चलाना है। ये सारे नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग नाम आते हैं। तो इन्वर्टर एसी को आप कुछ टाइम के लिए हाइपर मोड पे भी चला सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि अपनी कैपेसिटी को एनहांस करके भी वो कूलिंग कर सकता है। लेकिन सभी ब्रांड्स में ये जो मोड है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं चलता है। सिर्फ एलजी या कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसमें ये चीज़ आप अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये आधे घंटे के लिए या 40 मिनट का एक मोड होता है, उसके बाद वापस से एसी पुराने सेटिंग्स पे आ जाता है। जैसे नॉन इन्वर्टर एसी में आप टर्बो बटन दबाओ तो लगभग 20 मिनट के लिए टर्बो मोड चलता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे में ये चीज़ इन्वर्टर एसी में होती है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलते हैं इन्वर्टर एसी में। तो आपको एडवांस फीचर्स वाला अगर एसी चाहिए तो आपको फिर इन्वर्टर एसी ही लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं टर्बो मोड की। अब बात हो ही रही है तो एक पॉइंट मुझे याद आ गया है, तो टर्बो मोड की बात यहां पर कर लेते हैं। टर्बो मोड देखो नॉन इन्वर्टर एसी में भी होता है, इन्वर्टर एसी में भी होता है। अब इन्वर्टर एसी में कहते हैं वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है, यानी ज्यादा कूलिंग डिलीवर करने लगता है, मान लो 120% से या 135% से। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में जो टर्बो मोड है वो क्या करता है, फिर ये भी तो समझना होगा ना हमें। तो बेसिकली टर्बो मोड क्या होता है ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो तो वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, यानी अपनी कंप्रेसर की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, जिससे वो ज्यादा कूलिंग डिलीवर करता है। और जनरली जब आप टर्बो मोड पे चलाते हो या विराट मोड पे चलाते हो या एक्सपेंडेबल कूलिंग को यूज करते हो तो फैन का स्पीड भी तेज हो जाता है, स्विंग वगैरह की सेटिंग भी ऑटो सेट हो जाती है, यानी कि वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि अब वो फुल स्पीड से चलेगा। अब टर्बो मोड अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी का यूज करते हो तो क्या होता है, अब उसमें तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि कंप्रेसर अपनी स्पीड को बढ़ा ले, वो तो ऑलरेडी 100 पे चल रहा है तो 100 से ऊपर नहीं जा सकता, वो 100 पे ही चलेगा। तो टर्बो मोड क्या करता है,
टर्बो मोड बेसिकली क्या करता है, एक तो मान लो जैसे आपने एसी ऑन किया तो 3 मिनट का एक टाइमर होता है उसमें, तो अगर आपने टर्बो दबा दिया तो वो 3 मिनट बाद नहीं चलेगा, फिर वो इमीडिएटली कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब तक टर्बो मोड चलता रहेगा तब तक उसका जो टेम्परेचर सेंसर है, इंडोर यूनिट का जो टेम्परेचर सेंसर है, जो डिजायर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगाया गया है, वो डिसेबल हो जाता है। यानी कि जितने समय के लिए टर्बो मोड चलेगा उतने समय के लिए डिजायर टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, एसी अपनी 100% एफिशिएंसी से कूलिंग देता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों में ये फर्क है, दोनों को में टर्बो मोड होता है, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में टर्बो मोड अलग तरीके से काम करता है, इन्वर्टर एसी में टर्बो मोड अलग तरीके से काम करता है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए होती है कभी कभार, तो फिर आपको एक्सपेंडेबल कूलिंग वाला बढ़िया इन्वर्टर एसी ही लेना होगा। आपको फिर नॉन इन्वर्टर एसी से एक्स्ट्रा कूलिंग नहीं मिल पाएगी, बस वो अपनी 100% से ही चलेगा और वही उसकी मैक्सिमम कूलिंग होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट पर, और वो है वारंटी। वारंटी दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया ड्यूरेबिलिटी वाले पार्ट में, तो वारंटी में यहां पर आपको इन्वर्टर एसी में बेटर वारंटी ऑप्शंस मिलते हैं। इन्वर्टर एसी में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या कंप्रेसर लगा हुआ है, वो खराब होने के उसके चांसेस कम रहते हैं, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसीलिए उस पे लॉन्ग वारंटी दी जाती है। कुछ ब्रांड्स तो 12 साल की वारंटी भी देते हैं। तो ऐसे में इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर पर जनरली 5 साल की वारंटी ही दी जाती है। आजकल कुछ ब्रांड आए हैं एलजी जैसे, जो 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं कंप्रेसर के ऊपर भी, बट जनरली आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन अगर आप रियल यूसेज की बात करें तो दोनों तरह के कंप्रेसर ही 10 से 15 साल चल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं पीसीबी की। तो पीसीबी जो होती है वो इंडोर यूनिट में होती है, नॉन इन्वर्टर एसी में आउटडोर यूनिट में नहीं होती है, और उस पीसीबी के ऊपर कोई अलग से वारंटी नहीं दी जाती है। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी खरीदते हो तो आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, यानी कि 1 साल के लिए सब कुछ कवर रहता है। उसके बाद अगले 4 साल सिर्फ कंप्रेसर की वारंटी होती है। लेकिन इन्वर्टर एसी में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, और 5 साल की वारंटी मिलती है पीसीबी के ऊपर, जिसमें आउटडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड या कंट्रोलर और इंडोर यूनिट का पीसीबी दोनों कवर रहते हैं, और 10 साल के लिए कंप्रेसर कवर रहता है। तो वारंटी के मामले में इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर है। अब कई तो ऐसे एसी भी आ गए हैं, कई ऐसे ब्रांड भी हैं जो 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं, यानी कि 5 साल के लिए सब कुछ कवर हो जाता है, आपके इवेपोरेटर कॉइल्स, मोटर्स, पीसीबीज, सब कुछ कवर हो जाता है। तो अगर आप वारंटी को ध्यान में रखते हुए एसी खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको इन्वर्टर एसी की तरफ जाना होगा। नॉन इन्वर्टर एसी में जनरली वारंटीज कम मिलती हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहां तक आ चुके हैं तो यकीनन आपने सारा कंपैरिजन अच्छे से समझ लिया होगा, और अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा एसी बेटर हो सकता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आपको अगर सस्ता एसी लेना है, हैसल फ्री एसी लेना है, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए चलाना है, पावर सेविंग का बेनिफिट लेना है, एडवांस फीचर्स चाहिए, वारंटी ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है, कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो आपको फीचर्स के साथ, वारंटी के साथ, एडवांस फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कूलिंग ही चाहिए एसी से। तो कूलिंग आपको ऐसी कंडीशंस में एक नॉन इन्वर्टर एसी ही बेटर करके दे पाता है। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल्ड कंपैरिजन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में आपने अब तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन लोगों तक पहुँच सके जो किसी के कहने से या किसी के बहकावे में आकर, मार्केटिंग में आकर गलत एसी खरीद लेते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए जब आप एक एसी खरीदने का प्लान कर रहे होंगे।
और अगर आपको अच्छा इन्वर्टर एसी लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ एसीज के लिंक दिए हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी बढ़िया लेने हैं तो उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनमें से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आती हैं जो आपकी नॉलेज को यहां से यहां ले जाती हैं। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे डील्स को पोस्ट करता रहता हूं ताकि आपके पैसे बच सकें और टाइम बच सके। आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, डील्स को देखते रहिए। अगर आपके कोई काम की चीज अच्छे प्राइस पर दिखती है आपको तो इमीडिएटली खरीद लीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम की डील्स होती हैं, लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, इसीलिए डील्स में आती हैं चीजें। तो आपको ये क्यूआर कोड करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और ये कंप्लीटली फ्री है। तो चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहां पर इन्वर्टर एसी लगा हुआ है या नॉन इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, और कैसा है आपका एक्सपीरियंस उस एसी के साथ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।